ट्रंप ये फरमा रहा है कि जी अमेरिकन नेवी जाएगी वहाँ पे, उसको खुलवाएगी और फिर वहाँ पे जो है बाकायदा वो पेट्रोलिंग करेगी और पेट्रोलिंग करके तमाम जहाज़ों को वहाँ से गुजार के लाया करेगी। ईरान को उनके हाथों कूट पड़वाने का मकसद ही ये था कि पूरी दुनिया में एक परसेप्शन चली जाए कि यार ये जो मिडल ईस्ट है ये महफूज नहीं है रहने के लिए। कल जो 3 रुकनी डॉक्टर्स का पैनल है उन्होंने अडेला जेल में इमरान खान की आंख का मुआयना किया। वो एक ऐसा मुल्क या एक ऐसा नायब वज़ीर आज़म जिसके कहने पे उसके घर वाले उसको आई डोंट थिंक सो दैट कि दोबारा पता नहीं रोटी भी देते या नहीं देते। अब वो मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि हमने ईरान को कन्विंस कर लिया। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। ट्रंप जो है वो अजीबोगरीब सी धमकियाँ दे रहा है जिसकी पूरी दुनिया को ही समझ नहीं आ रही। ट्रंप ने पूरी दुनिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि जी ये जो आबनाए हर्म्स है जो कि ईरान के कंट्रोल में बंदरगाह है जहाँ से ये सारे जहाज़ गुजर के तेल पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, ईरान ने वो बंद कर दिए। ट्रंप ये फरमा रहा है कि जी अमेरिकन नेवी जाएगी वहाँ पे, उसको खुलवाएगी और फिर वहाँ पे जो है बाकायदा वो पेट्रोलिंग करेगी और पेट्रोलिंग करके तमाम जहाज़ों को वहाँ से गुजार के लाया करेगी। यार आप पहले दुनिया को ये तो बताएं कि जो जिस मकसद के लिए आपने ईरान पे हमला किया था रजीम चेंज करने के लिए, क्या आप उसमें कामयाब हो गए? तो उसका जवाब है नहीं। नाज़रीन, यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप को लेके इंतहाई संगीन आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। स्पेन और इटली ने अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आप होते कौन है अपने हवाई अड्डे मुझे देने वाले, मैं खुद ब खुद यूटिलाइज़ कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा। भाई ये अजीब बदमाशी है। पूरी दुनिया के सामने नाज़रीन जो ट्रंप के जो करीबी साथी हैं, जो इंतहाई करीबी उनके जो जानने वाले सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तारीख़ में ये 79 ईयर्स ओल्ड ये साइकोपैथ एक बंदा आ गया जिसने पूरी की पूरी दुनिया को रिस्क पे लगा दिया। नाज़रीन, हैपनिंग्स क्या हैं, ख़बरें क्या हैं, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ईरान ने ये ऐलान किया है, ये बिल्कुल कंफर्म सोर्सेज़ की रिपोर्ट है, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं बता रहा, कि एक तो उन्होंने अपनी अगली जो नेक्स्ट क़यादत है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अमेरिका कह रहा है जी, इसराइल कह रहा है कि हम टारगेट करेंगे जो नया इलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। तो भाई आप तो पहले भी टारगेट कर रहे हैं, आप करते रहें टारगेट, कितना को करते हैं, लेकिन ये जो जंग है ये इसराइल और अमेरिका के गले पड़ गई है। नाज़रीन, ये जो जंग है ये शुरू क्यों करवाई गई? एक और बहुत बड़ा इंकशाफ जो दुनिया के जो बड़े मुबस्सिरीन हैं वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो इस जंग के 2-3 मकासद हैं। ज़रा सुने, गौर से सुने क्या क्या मकसद है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो मिडल ईस्ट है यानी कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो बड़ी खूबसूरती से ग्रो कर रही थी। उनका जो टूरिज़म है वो पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर रहा था, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी और उनका जो तेल है उसको लेके, इंडस्ट्री को लेके पूरी दुनिया में चर्चा ये हो चुका था कि फ्यूचर जो है इंडस्ट्री का, बिज़नेस का, वो मिडल ईस्ट होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये जो मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, ईरान को उनके हाथों कूट पड़वाने का मकसद ही ये था कि पूरी दुनिया में एक परसेप्शन चली जाए कि यार ये जो मिडल ईस्ट है ये महफूज नहीं है रहने के लिए। उसमें अमेरिका और इसराइल कामयाब हो गए क्योंकि ईरान ने कुट लगा दी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अरब के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, जिस तरह अरामको के ऊपर जो अटैक हुआ वो इसराइल ने खुद करवाया ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि आया कि ईरान जो है वो सब कुछ करवा रहा है। अब इसका दूसरा मकसद सुन लें। पहली तो जो मैंने आपको बता दी कि लोगों के जहन बदलना, दुनिया के जहन बदलना था कि यार ये जो जगह हैं ये सिक्योर नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंडली जो सबसे बड़ा मकसद है वो है मुसलमानों को आपस में लड़ाना, क्योंकि जब ईरान, सऊदी अरब और जो खलीजी रियासतें हैं ये आपस में बरसरे पैकार होंगी तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे। और इसमें भी किसी हद तक इसराइल और अमेरिका कामयाब दिखाई देता है। और नाज़रीन, इसके पीछे छुपी है एक और बहुत बड़ी कहानी, और वो कहानी है यूरोप से रिलेटेड। और यूरोप से रिलेटेड कहानी ये है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद जो पूरी दुनिया में मुसलमान आपस में खाना जंगी शुरू करेंगे तो यूरोप के अंदर मौजूद जो मुसलमान हैं उनको ये कह कर कि यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, तो इनको पूरे यूरोप से वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये तीसरा प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन नाज़रीन, सारे प्लान्स आपने तो नहीं ना करने होते, दुनिया में और भी चीज़ें चल रही होती हैं, पैरेलल पावर्स भी चल रही होती हैं, जिस तरह के चाइना और रशिया चल रही हैं। और रशिया और चाइना ने अब ईरान के साथ जो उन्होंने मोड़ा लगाया है ना, उसके बाद अब ये जो जंग है ये मरहला वार पोजीशन, लेकिन वो जो कह रहे थे ना कि ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली, लंबी चलने वाली है नाज़रीन। तो नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमने आप तक शेयर की हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी नीचे कमेंट में जाके शेयर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। पीटीआई और इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तो 9 मई के केसेस में इमरान खान की ज़मानतें हो गई और तोशाखाना 2 केसेस में बुशरा बीबी और इमरान खान की जो पेंडिंग बेल्स थी लोअर कोर्ट ने वो भी एक्सेप्ट कर ली।
اور میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی. ایک خوشخبری عمران خان کے لیے وہ یہ ہے کہ کل جو 3 رکنی ڈاکٹرز کا پینل ہے انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کیا، اور عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ اب تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہے. جو 2 مرتبہ انجیکشنز لگے اور پھر اس کے بعد جو میڈیکیشن ہو رہی ہے اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. انٹل ناؤ عمران خان کی فیملی کے ساتھ تو ملاقات نہیں کروائی گئی، نہ ہی عمران خان کے وکلاء کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، لیکن ڈاکٹرز نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ عمران خان از بیٹر ناؤ. اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ایک اور نیوز آف دا ڈے، وائرل جو ایشو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ مراد سعید نے ایک کتاب لکھ دی ہے عمران خان کے اوپر، اور یہ جو کتاب ہے اس میں جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے. میں آپ کو پوری کتاب تو یہاں پہ نہیں سنا سکتا. اس میں جنرل باجوہ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے لوگ تھے، فواد چودھری اور اسد عمر، ان کے بارے میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان جو تھا وہ ببر شیر تھا، بہادر تھا، نڈر آدمی تھا، لیکن عمران خان کو اسد عمر اور فواد چودھری جیسے لگڑ بگوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان ڈیئرنگ فیصلے نہیں کر پائے. عمران خان بڑے فیصلے کرنا چاہتے تھے، باجوہ کو لے کے، آرمی کو لے کے، اسٹیبلشمنٹ کو لے کے، لیکن ان مشیروں کی وجہ سے عمران خان بڑے فیصلے نہیں کر پائے. ارشد شریف کی مرڈر کے حوالے سے بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو رجیم چینج ہوا، کس طرح سے عمران خان کو کس کس نے کہاں کہاں ڈچ کیا، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ریحام خان کے بارے میں، عمران خان کی جو بیوی بشرا بی بی ہیں ان کے بارے میں، اور زلفی بخاری جو عمران خان کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی اس کتاب میں جو مکمل انکشافات ہیں. اس کتاب کو ہم 1 بائی 1 کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے تو لمبا ڈسکس نہیں کر سکتے. تو ناظرین، یہ ہیں آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا سے. دوسری جانب اگر پاکستان کی حکومت کی بات کی جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی انگیجمنٹ بہت اچھی ہے، اور ایران کو پاکستان نے ہی کنونس کیا کہ وہ سعودی عرب کے خلاف مزید کارروائی نہ کریں. اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میری ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے میں نے ان کو کنونس کیا کہ جی سعودی عرب کے اوپر آپ مزید اٹیکس نہ کریں، تو انہوں نے میرے کہنے پہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ روک دیے ہیں. اب ایک ایسا ملک یا ایک ایسا نائب وزیر اعظم جس کے کہنے پہ اس کے گھر والے اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ کہ دوبارہ پتہ نہیں روٹی بھی دیتے یا نہیں دیتے، اب وہ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو کنونس کر لیا. لیٹس سی دیٹ، اللہ کرے کہ ناظرین پاکستان جو ہے ٹل ناؤ آج کے دن تک افغانستان اور پاکستان کا کلیش کنٹینیو ہے. پاکستان نے مزید جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں اس کو کنٹینیو رکھا ہوا، اور پاکستان نے یہ فائنل وارننگ دے دی ہے کہ اگر افغانستان باز نہ آیا تو ہم ان کے جو بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.